तो कल हम पढ़ रहे थे रेडियोग्राफिक इमेज, और रेडियोग्राफिक इमेज में हम कॉन्ट्रास्ट पढ़ रहे थे। कॉन्ट्रास्ट में सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक चौथा फैक्टर है रेडिएशन क्वालिटी, जिसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। चौथा फैक्टर क्या है? रेडिएशन क्वालिटी। रेडिएशन क्वालिटी किस तरीके से सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करती है, ये हम देखेंगे। देखो, रेडिएशन क्वालिटी का मतलब क्या होता है? किलो वोल्टेज पीक। आप कितना केवीपी काम ले रहे हो, वो एक्सरे बीम की क्या कहलाती है? क्वालिटी। और ये क्वालिटी क्या बताती है? ये किसी एक्सरे बीम की पेनिट्रेशन पावर बताती है। क्या होती है? पेनिट्रेशन पावर बताती है। मान लो आप 40 केवीपी एक्सरे बीम काम में ले रहे हो, तो इसको कम एक्सरे बीम इसको पेनिट्रेट कर पाएंगे। और अगर आप इसको बढ़ा के 80 केवीपी कर देते हो, तो क्या होगा? ज्यादा एक्सरे इस ब्लॉक को पार करके दूसरी साइड में आ पाएगी। तो जो रेडिएशन क्वालिटी केवीपी है, वो किसी टिश्यू को पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी के बारे में बताता है। वो क्या बताता है? किसी टिश्यू को पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी के बारे में बताता है। हाई केवीपी, अगर आप केवीपी अगर हाई लेते हो, हाई केवीपी अगर आप एक्सरे काम में ले रहे हो, तो इससे क्या होगा? हाई एनर्जी जनरेट होगी। इससे क्या होगा? हाई एनर्जी जनरेट होगी, ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी, जिससे क्या होगा? वो टिश्यू को ज्यादा अच्छे से पार कर पाएगी। अगर केवीपी कम होता है, तो सारी एक्सरे पेशेंट के द्वारा ऑब्जॉर्व कर ली जाती है, पेशेंट तक कोई एक्सरे पहुंचती नहीं है। मान लो ये कोई पेशेंट है और आपने केवीपी लो काम लिया, बहुत कम लिया, तो ये सारी जो लो केवीपी की एक्सरेज है, कौन सी एक्सरेज है? लो केवीपी की, यानी बहुत ही कम एनर्जी की है, तो ये सब पेशेंट की जो ऊपर वाली सरफेस है, इनके द्वारा ही पार कर ली जाएगी। बहुत कम एक्सरेज होंगी, या हो सकता है कोई एक्सरे पेशेंट को पार करके आए नहीं। तो रेडिएशन क्वालिटी क्या बताता है? एक्सरे बीम की पेनिट्रेशन पावर बताता है। केवीपी जैसे जैसे बढ़ता है, उसकी क्या होती है? पेनिट्रेशन पावर बढ़ती जाती है। केवीपी उसकी क्या होती है? बढ़ती जाती है। एक चीज और देखिए, मान लो ये वाला कोई पेशेंट या कोई ब्लॉक कुछ भी है, इसको आपने किस चीज पे रखा, और इसको आप इस पर आप लो केवीपी की एक्सरे डाल रहे हो, ये आपने लो केवीपी की एक्सरे डाली, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे पेशेंट नहीं है, यहाँ तो खूब सारी एक्सरेज क्या होंगी रे, पहुंचेगी, और यहाँ पर कोई एक्सरे पहुंचेगी नहीं, और इससे सामने यहाँ पे होगी। रेडियोग्राफ आपका कैसे होगा? रेडियोग्राफ आपका इस तरह से होगा, चारों तरफ तो क्या होगा? एकदम से ब्लैक, और बीच में कुछ नहीं। तो ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा ब्लैकनेस हो गई यहाँ पे, क्योंकि खूब सारी एक्सरेज पहुंची है, कोई रोकने वाला ही नहीं था, एयर से होके आइए, लेकिन पेशेंट के पार कोई एक्सरेज आई नहीं। यहाँ पे क्या हो गया? ये एरिया व्हाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया। आप इनकी डेंसिटी डिफरेंस देखोगे, तो ये कौन सी मेजर है? ये हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज। ये कौन सी इमेज है? हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है। ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था इस तरह से, एक मैंने आपको ये एक सेंसिटोमेट्रिक कर्व, जो पेनिट्रोमेट्रिक ये जो बताया था, इसको कि इसके अंदर ये क्या है? ये एकदम से ब्लैक, ये कम ब्लैक, ये और भी कम ब्लैक, ये और कम ब्लैक, और एकदम से व्हाइट। तो इसमें क्या है? एकदम से ब्लैक और व्हाइट, ये एकदम से ब्लैक और व्हाइट, यानी इनके बीच डेंसिटी डिफरेंस मैक्सिमम है। क्या कौन सी इमेज होगी? हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज। ये कौन सी इमेज होगी? हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज होगी। तो लो केवीपी एक्सरेज होती है, वो क्या करती है? वो हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज प्रोड्यूस करती है। वो क्या करती है? हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? हाई कॉन्ट्रास्ट क्यों करती है? क्योंकि उसके अंदर जो भी पार्ट बनेंगे, उसके अंदर डेंसिटी डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उनके अंदर डेंसिटी डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। किस तरह से होगा, ये भी अपन देख लेते हैं। चलो मैं आपको भी बताता हूँ, एक छोटे से डायग्राम के जरिए मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट का एक फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को बताया था, मैंने IS अपॉन IL, यानी इंटेंसिटी ऑफ स्मॉल पार्ट। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये था IS अपॉन IL। मैंने बताया था एक स्मॉल ब्लॉक है, एक लार्ज ब्लॉक है। अगर एक समान डेंसिटी I हम पर डालेंगे, तो जो IS इंटेंसिटी आएगी और IL से आएगी, तो उससे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था IS अपॉन IL। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। चलिए, तो इसी एग्जाम्पल को आप दोबारा लीजिए। ये दो एक ही पदार्थ के दो अलग अलग थिकनेस के ब्लॉक है, एक ही पदार्थ के दो अलग अलग थिकनेस की क्या है? ब्लॉक है। इस पर आपने केवीपी इजिकल टू 50 केवीपी आपने काम में लिया, और आप इस पर ये एक्सरे बीम डालते हो, तो जो स्मॉल पार्ट है और ये लार्ज पार्ट है, इससे जो इंटेंसिटी IL आएगी, मान लो इससे तो आपने यहाँ पे 100 एक्सरे फोटोन इधर से यहाँ पे डाले, 100 एक्सरे फोटोन इस पे डालते हो,
100 एक्सरे फोटोन इस पे डाल रहे हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कितने एक्सरे फोटोन बाहर निकल रहे हैं, 40। क्यों? केवीपी कम है तो, लेकिन फिर भी काफी फोटोन इस पे आ जाएगी। और लार्ज पार्ट में से कितने आएंगे? लार्ज है इसलिए IR मान लो 25 है। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट है वो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? IS/IL, यानी 40/25, यानी कितना हो गया? 1.66 नियर अबाउट हो गया। कितना हो गया? 1.60 के करीब हो गया। चलो इसी एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं। ये सेम ही ब्लॉक है, आप अब की बार क्या करोगे? आप 100 फोटोन ही डाल रहे हो, लेकिन आप केवीपी बढ़ा के कितना कर देते हो? 80 कर देते हो। यहाँ पे कितना था? 50 था, केवीपी बढ़ा के आप कितना कर देते हो? 80 कर देते हो। 100 फोटोन डाले हो, देखो केवीपी बढ़ गया, एनर्जी बीम बढ़ गई, तो 100 फोटोन में से यहाँ पर अब IS जो इंटेंसिटी निकलेगी वो कितनी हो जाएगी? वो आपकी 40 से बढ़कर मान लो 80 होगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जो केवीपी बढ़ने से इससे पार होने वाले फोटोन भी तो निकलेंगे, ये कितने हो गए? ये मान लो बढ़कर कितने हो गए? 25 से 60 हो गए, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट आप देखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट इज इक्वल टू IS/IL, 80/60 कितना हो गया? 1 पॉइंट, ये हो गया 33। कितना हो गया? 1.33। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि स्मॉल पार्ट से आपके 60% ज्यादा एक्सरे फोटोन निकल रहे थे, यानी 60% ज्यादा आपके डेंसिटी क्रिएट हुई। इसकी बजाय डेंसिटी कितनी होती? यानी दोनों के बीच यहाँ से फोटोन निकल गए, यहाँ से फोटोन, तो डेंसिटी बनाएंगे। यहाँ पे 60% ज्यादा फोटोन निकल रहे हैं। कितने निकल? 1.60/1, यानी स्मॉल से आपके क्या निकल रहे हैं? यहाँ पे 1 फोटोन निकल रहा था, यहाँ पे 1.60 निकल रहे हैं। यहाँ पे 100 निकल रहे थे, 160 फोटोन, यानी 60% फोटोन यहाँ पे ज्यादा निकल रहे हैं। यानी आपकी जो इस अगर एक्सरे फिल्म इसके ऊपर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके 60% ज्यादा डेंसिटी होगी, यहाँ पे कम। तो डेंसिटी में डिफरेंस कितना हो गया? 60% हो गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका स्मॉल अपॉन 1 करोगे तो स्मॉल के अंदर जो फोटोन निकल रहे हैं वो कितने परसेंट ज्यादा है? 33% ही ज्यादा है। इसका मतलब आप यहाँ पे जो डेंसिटी होगी और यहाँ डेंसिटी होगी, इन दोनों बीच कितना परसेंट डिफरेंस होगा? 33% का ही डिफरेंस होगा। यानी यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस कम है, यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा है। ये कौन सी है? ये हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज होगी, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा है, हाई कॉन्ट्रास्ट होगी। यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस कम है तो लो कॉन्ट्रास्ट इमेज होगी। तो एक्स अगर एनर्जी कम होती है, केवीपी कम होता है, तो आपकी कौन सी इमेज बनती है? लो सॉरी हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज बनती है। डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा है ना, हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज बनती है। और केवीपी ज्यादा है तो डेंसिटी डिफरेंस कम आएगा, तो आपकी कौन सी इमेज बनेगी? लो कॉन्ट्रास्ट इमेज बनती है। क्या बनती है? लो कॉन्ट्रास्ट इमेज बनती है। तो ये क्या हो गया? तो इससे एक आप एक जनरल रूल बना सकते हो। इससे क्या हो गया? एक जनरल रूल हो गया। क्या हो गया? लो केवीपी एक्सरे से क्या होता है? लो केवीपी एक्सरे से आपकी हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज बनती है। क्या बनती है? हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज बनती है। क्या बनती है? हाई कॉन्ट्रास्ट। और इस इमेज में कितने होते हैं? इस इमेज के अंदर जो ग्रे स्केल है वो ग्रे स्केल थोड़े से होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए ये मैं आपको वो वापस वही बना रहा हूँ आपका। ये जो ग्रे स्केल की मैंने जो स्ट्रिप बनाई थी, इसमें या तो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा, बीच वाले स्केल तो होते नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? लो स्केल इमेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लो स्केल। इसको हम क्या कहेंगे? लो शॉर्ट, या इसको शॉर्ट स्केल कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट स्केल कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं। क्यों? इसमें दो ही तो कलर है, या तो डार्क, एकदम से डार्क और एकदम से व्हाइट। लेकिन अगर आप हाई केवीपी एक्सरे काम में लेते हो, हाई केवीपी एक्सरे काम में लेते हो, तो उससे आपको क्या मिलेगा? उससे हाई केवीपी एक्सरे आपको लो कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। उससे क्या मिलेगा आपको? लो कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? लो कॉन्ट्रास्ट। और उस लो कॉन्ट्रास्ट में डेंसिटी डिफरेंस क्या हो गया? बहुत कम हो गया। लेकिन इस स्ट्रिप पे अगर आप देखोगे तो इस स्ट्रिप पर क्या होगा? एकदम व्हाइट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ज्यादा फोटोन इससे क्या हो रहे हैं? स्मॉल वाले से बाहर, ये भी ज्यादा ब्लैक हो जाएगा, ये भी ब्लैक है। मान लो आपको यहाँ एकदम से व्हाइट है, ये कम व्हाइट है, ये और कम व्हाइट है, ये और कम व्हाइट, और ये एकदम से व्हाइट है। आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो उसके बीच के अंदर कुछ ना कुछ स्केल आपको उसके अंदर और मिल जाते हैं। इसलिए ये क्या कहलाता है? ये लॉन्ग स्केल कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। ये कौन क्या कहलाता है? लॉन्ग स्केल कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। तो हाई केवीपी एक्सरे से क्या होता है? लॉन्ग स्केल कॉन्ट्रास्ट। और लो केवीपी एक्सरे से क्या होता है? इसे आपको शॉर्ट स्केल कॉन्ट्रास्ट मिलता है। इससे लो केवीपी से हाई कॉन्ट्रास्ट होती है, इससे इससे लो कॉन्ट्रास्ट हाई केवीपी से इमेज आपको मिलती है। इसके अलावा इसके कुछ नोट है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए
एक चीज और मैंने आपको बताया था, लेटिट्यूड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्ट्रास्ट होता है। हमने लेटिट्यूड का चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ा था कि कॉन्ट्रास्ट, लेटिट्यूड ज्यादा है तो कॉन्ट्रास्ट कम होगा, और लेटिट्यूड कम है तो कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्या है आपका, ये लेटिट्यूड क्या होता है, मैंने बताया था एक एक्सपोजर के अंदर एक रूम होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, एरर की गुंजाइश हो सकती है। तो यहाँ पे लेटिट्यूड लो कॉन्ट्रास्ट इमेज है, उसका लेटिट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, आपका कॉन्ट्रास्ट लो है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम है तो ये बढ़ जाएगा। तो लो कॉन्ट्रास्ट है उसमें लेटिट्यूड आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी आपके जो एक्सपोजर के अंदर, एक्सपोजर की यहाँ पर क्या होती है, जो एक्सपोजर या एमएस होती है, इसकी एक वाइड रेंज होती है। इसकी उसमें क्या होती है, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज में क्या होती है, एक्सपोजर की एक वाइड रेंज होती है, जिससे आपका लेटिट्यूड ज्यादा होगा। अब लो कॉन्ट्रास्ट, जो लो कॉन्ट्रास्ट इमेज है, ये लो कॉन्ट्रास्ट इमेज किससे प्रोड्यूस होती है, ये हाई केवीपी से। ये किससे होती है, हाई केवीपी से। अगर आप हाई केवीपी काम में लेते हो तो आपको लेटिट्यूड क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। आपको लेटिट्यूड क्या मिलेगा, ज्यादा। क्यों, हाई केवीपी एक्सेस से लो कॉन्ट्रास्ट इमेज प्रोड्यूस होती है, और कॉन्ट्रास्ट किसके जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेटिट्यूड के, इसलिए हाई केवीपी एक्सेस से आपको क्या मिलेगा, ज्यादा लेटिट्यूड मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप लो केवीपी टेक्निक काम में लेते हो, आप क्या लेते हो, लो केवीपी टेक्निक काम लेते हो, लो केवीपी टेक्निक लोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, हाई कॉन्ट्रास्ट। इससे आपको क्या मिलेगा, हाई कॉन्ट्रास्ट। और कॉन्ट्रास्ट लेटिट्यूड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लेटिट्यूड आपका यहाँ पे क्या होगा, लो होगा, लेटिट्यूड कम होगा। तो अगर आप केवीपी सिलेक्शन, लो केवीपी पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो एमएस की जो रेंज है उसकी एक वाइड रेंज नहीं मिलेगी एमएस सिलेक्शन की, आपको एक नैरो रेंज मिलेगी एमएस सिलेक्शन की। उसमें क्या होगा, आपको एक नैरो रेंज मिलेगी, क्योंकि पेशेंट से पार होने वाले मैक्सिमम फोटोन क्या हो जाते हैं, इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये इसको हम बता सकते हैं। अब इसको हम किस तरीके से समझाएंगे, ये जो केवीपी से, केवीपी का लेटिट्यूड से संबंध है, इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आप दो एक्सरे लेते हो, आप बोलिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि केवीपी लेटिट्यूड से किस तरह से रिलेटेड है कॉन्ट्रास्ट के रेस्पेक्ट से। मान लो आप सबसे पहले यहाँ पे लो केवीपी यूज्ड, आप लो केवीपी काम में ले रहे हो, क्या ले रहे हो, लो केवीपी काम में ले रहे हो। इससे एक मतलब क्या है, लो केवीपी काम में लोगे तो आपका कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, हाई कॉन्ट्रास्ट होगा। और हाई कॉन्ट्रास्ट होगा तो आपका जो लेटिट्यूड क्या होगा रे, आपका जो स्मॉल एक्सपोजर लेटिट्यूड होगा। देखिए मैं आपको इस ग्राफ पर समझाता हूँ। आपने लो केवीपी एक्सरे काम में की, इसे हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज होगी, हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज होगी तो मान लो ये इसका एक्सपोजर डिफरेंस आप देखोगे ये E1 है, और ये एक्सपोजर डिफरेंस क्या है, E2। ये क्या है, E2। हमने E1 और E2 दोनों को हमने दूर दूर रखा है। क्यों, क्योंकि लो केवीपी एक्सरे से हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज बनती है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज में मैक्सिमम ब्लैक और व्हाइट के बीच का अंतर होता है। तो ये तो क्या है, मैक्सिमम ब्लैक, और ये क्या है, मैक्सिमम व्हाइट। इन दोनों के बीच का ये यहाँ पे इनसे रिलेटेड क्या होगी, डेंसिटी होगी। हम जो एक्सपोजर देंगे तो आपको जो पार होने वाला फिल्म से जो एक्सपोजर मिलेगा उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, उनमें डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये किसके, लो केवीपी एक्सरे से। कैसे, मान लो जो मैंने आपको इस तरह से एक डायग्राम बनाया था, एक्सरे बीम इस पे डाली थी, मैंने कहा था साइड से निकल के जो आ रही है वो तो क्या होगा, पूरा ब्लैक होगा, बीच वाला व्हाइट है और ये सारा क्या होगा, ब्लैक होगा। तो ये ब्लैक रीजन तो कहाँ है, ये रहा। और ये बीच वाला पेशेंट जो एक्सरे पार हो गया नहीं है, वो व्हाइट रीजन कहाँ है, ये रहा। तो ये एक लो कॉन्ट्रास्ट इमेज है, जिनके एक्सपोजर में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत ही कम एक्सपोजर मिलेगा। तो ये ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ये तो कौन से रीजन में होगा, ये आपके शोल्डर रीजन में होगा। और जो बिल्कुल ही कम रीजन में कि आपका होगा, ये आपके टॉय रीजन के जस्ट पास में होगा, ये शोल्डर रीजन के पास होगा। अब आप देखो, और आपने केवीपी है वो प्रॉपर केवीपी काम में लिए, केवीपी क्या लिया, प्रॉपर केवीपी काम में लिए, ये एक हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज। अब आप एमएस के अंदर गड़बड़ करते हो, आप एमएस कम लगाते हो, एमएस कम लगाते हो तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे किसी चीज का आपकी यूजफुल डेंसिटी स्ट्रेट लाइन पर है, लेकिन ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पार्ट कौन क्या रह जाएगा, अंडर एक्सपोज रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा, अंडर एक्सपोज। मान लो आप एमएस को बढ़ाते हो, एमएस को बढ़ा के लाते हो तो दोनों एमएस ये एक्सपोजर बढ़ेंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट शोल्डर रीजन पे चला जाएगा, और ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन पर। ये तो यूजफुल डेंसिटी में होगा, ये ओवर एक्सपोजर में चला जाएगा।
ये क्या चला जाएगा ओवर एक्सपोजर में। इसका मतलब आपके पास एक्सपोजर के अंदर ज्यादा गड़बड़ करने का, यानी ज्यादा आप उसको ऊपर नीचे होने का उसमें ज्यादा कोई संभावना नहीं है यहाँ पे। क्यों, किस किस कंडीशन के अंदर, लो केवीपी के अंदर। अब अगर आप हाई केवीपी काम में ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो, हाई केवीपी काम में ले रहे हो, हाई केवीपी से आपको क्या मिलेगा, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज का मिलेगा। क्या मिलेगा, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज, यानी डेंसिटी डिफरेंस क्या होगा रे, कम होगा। इन दोनों जो एक्सपोजर होंगे डेंसिटी डिफरेंस कम ही होगा। मान लो आप प्रॉपर केवीपी काम में ले रहे हो, प्रॉपर केवीपी एकदम से जो यूज में लेना चाहिए तो यूज में लिया, इसके कारण से आपको जो डेंसिटी डिफरेंस E1 और E2 ये आप यहाँ पे मिलते हैं। मैंने इनको दूर दूर क्यों लिया, इनको दूर दूर इसलिए लिया क्योंकि लो केवीपी एक्सरे उसके अंदर एक तो व्हाइट होता है, एक ब्लैक होता है। तो ये पास पास क्यों आ गए हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज के अंदर, ये लो कॉन्ट्रास्ट इमेज में हाई केवीपी या लो कॉन्ट्रास्ट की कंडीशन में क्या होता है, एक्सपोजर के अंदर डिफरेंस थोड़ा सा ही होता है, तो डेंसिटी के अंदर डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। यानी ये पूरा पोर्शन क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन पर है। अब अगर आप देखो, आप एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर दीजिए, यानी E1 पॉइंट को यहाँ ले आते हो, E2 को यहाँ ले आते हो, तो भी ये वाला पॉइंट क्या है, आपकी इस स्ट्रेट लाइन पर है। और अगर आप एक्सपोजर को आगे बढ़ा देते हो, तो मान लो ये पॉइंट यहाँ आ जाता है और ये पॉइंट यहाँ आता है, तो भी आपका क्या है, ये कहां पर है, आपकी स्ट्रेट लाइन पोर्शन में, यानी स्ट्रेट लाइन पोर्शन पर है। यानी आपका लेटीट्यूड क्या है, यहाँ पे आपका लेटीट्यूड ज्यादा है। आपके पास एमएस में तो एरर की गुंजाइश होगी, तो एक रूम होगा वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। आपको रूम क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यानी हाई केवीपी एक्सरे से आपको लो कॉन्ट्रास्ट इमेज मिलेगी, लेकिन लेटीट्यूड भी क्या मिलेगा, वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा। इसी तरह से लो केवीपी एक्सरे कहां मिलोगे, तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट क्या मिलेगा, हाई कॉन्ट्रास्ट, लेकिन लेटीट्यूड क्या मिलेगा आपको, बहुत ही कम लेटीट्यूड मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, बहुत ही कम लेटीट्यूड मिलेगा। इसके अलावा अगर हम जो इन्फ्लुएंस देखे, प्रभाव देखे, केवीपी का क्या प्रभाव होगा, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी मैं भी जो बताने वाला हूँ, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है ऐसा, और वाइवा में भी आपको पूछा जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, देखिए बात चल रही है इन्फ्लुएंस की, कि कौन चीज किसको कैसे प्रभावित करती है, कौन चीज कैसे प्रभावित करती है। केवीपी है, केवीपी किसको प्रभावित करता है, अगर आप किसी रेडियोग्राफ में एक्सरे कर रहे हो, आपको रेडियोग्राफ दे रहे हो, उसमें केवीपी किस चीज को प्रभावित करेगा, देखिए केवीपी सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करेगा। इसको प्रभावित करेगा, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को। कैसे करेगा, केवीपी बढ़ाओगे तो लो कॉन्ट्रास्ट इमेज होगी, और केवीपी घटाओगे तो हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज प्राप्त होगी। ये मैंने अभी आपको डिटेल से भी बताया। तो सबसे पहले केवीपी किसको प्रभावित करता है, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। और सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट मतलब आप इसको किस रूप में कहते हो, इसको कहते हो एक्सपोजर डिफरेंस में। एक्सपोजर डिफरेंस हो गया, E1 और E2 के अंदर डिफरेंस का हो गया। इसके अलावा ये एक्सपोजर डिफरेंस, इसके अलावा और किस चीज को प्रभावित करता है, ये एक्सपोजर लेटीट्यूड को भी प्रभावित करता है, एक्सपोजर लेटीट्यूड को भी प्रभावित करता है। जो ये दोनों एक जैसी टर्म है दोनों। तो केवीपी किस चीज को प्रभावित करता है, अगर एग्जाम के अंदर ऑप्शन आता है केवीपी प्रभावित करता है सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को, एक्सपोजर लेटीट्यूड, बोथ, नन ऑफ दिस। क्या करोगे, बोथ हो गया। एमएस किस चीज को प्रभावित करता है, एमएस मतलब क्या होता है, आप किसी एक्सरे, जो एक्सरे ये ट्यूब है, इससे आप जो ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ पे एमएस यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो, तो आपकी नंबर ऑफ एक्सरेज बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ एक्सरेज बढ़ेगी तो फिल्म पर क्या होगी, ज्यादा डेंसिटी क्रिएट होगी। यानी एमएस आपकी फिल्म ब्लैकनिंग को प्रभावित करता है। क्या करता है, फिल्म ब्लैकनिंग को प्रभावित करता है। एमएस बढ़ाओगे फिल्म ब्लैकनिंग बढ़ेगी, एमएस घटाओगे फिल्म ब्लैकनिंग घटेगी। लेकिन कई बार एग्जाम में कंट्रोवर्शियल आता है, तीसरा ऑप्शन हो रहा था। तीसरा ऑप्शन क्या था कि उसमें फिल्म ब्लैकनिंग भी दिया होता है। केवीपी सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट और एक्सपोजर लेटीट्यूड को प्रभावित करता है, एमएस फिल्म ब्लैकनिंग को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ हद तक एमएस इस फिल्म ब्लैकनिंग को भी प्रभावित करता है। कुछ हद तक ये केवीपी किसको प्रभावित करता है, फिल्म ब्लैकनिंग को भी प्रभावित करता है। और ये फिल्म ब्लैकनिंग को किस तरह से प्रभावित करता है, फिल्म डेंसिटी जो होती है, फिल्म ब्लैकनिंग होती है, ये केवीपी की चौथी घात के समानुपाती होती है। ये क्या होती है, केवीपी की चौथी घात के समानुपाती होती है। फिल्म डेंसिटी मतलब आप केवीपी जैसे जैसे बढ़ाओगे तो फिल्म डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, केवीपी अगर आप एमएस फिक्स कर लिया और आप केवीपी बढ़ाते जा रहे हो तो आपकी फिल्म डेंसिटी भी परिवर्तित होगी। क्यों होगी, क्योंकि कुछ हद तक केवीपी फिल्म डेंसिटी को या फिल्म ब्लैकनिंग को भी प्रभावित करता है। और कैसे करता है, ये इसका फॉर्मूला है, फिल्म डेंसिटी इज इक्वल टू केवीपी की घात 4। क्या होती है, केवीपी की घात 4 होता है। मान लो आप एक एग्जांपल, आप क्या करो, एक एग्जांपल देखो। मान लो आप 50 केवीपी से 60 केवीपी तक बढ़ाते हो, तो आपकी फिल्म डेंसिटी में क्या परिवर्तन होगा, तो फिल्म डेंसिटी क्या होगी रे, 60 केवीपी
की घात 4 बटे 50 की घात 4, इसको सोल्व करोगे तो आप आएगा 2.04, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, लगभग 2.04 या 2.07 ऐसे आएगा। यानी आप केवीपी को 50 से बढ़ाकर 60 कर देते हो तो आपकी फिल्म डेंसिटी या फिल्म ब्लैकनिंग क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। फिल्म ब्लैक डेंसिटी या फिल्म ब्लैकनिंग क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ध्यान दिया हो आपने, एग्जाम दिए होंगे तो उसमें प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि केवीपी को में 10 की वृद्धि करते हैं तो एमएस एक्सपोजर में कितने की कमी करनी पड़ेगी, एक्सपोजर आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, आप फिल्म डेंसिटी को 50 से लेकर 60 करते हो तो आपकी डेंसिटी डबल होगी, तो डेंसिटी डबल होगी तो आपको वही डेंसिटी मेंटेन रखनी है, तो आप एक्सपोजर क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। आपको वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है ऐसा कि अगर एक्सरे रेडियोग्राफ कर रहे हो, अगर केवीपी में 10 की वृद्धि करते हैं तो एक्सपोजर को कितना कम करना पड़ेगा, आधा। अगर आपने एक्सपोजर को जब डबल कर दिया तो केवीपी का क्या करना पड़ेगा, केवीपी में 10 एमएस की कमी, 10 केवीपी की कमी करनी पड़ेगी, ये होता है। लेकिन ये रूल 50 से 60 केवीपी के बीच में सत्य होता है। ये क्या होता है, 50 से 60 केवीपी के बीच में सत्य होता है। कैसे, अगर आप 85 केवीपी लेते हो, अगर आप इस कंडीशन के अंदर अगर आप फिल्म ब्लैकनिंग लेते हो तो आपको फिल्म ब्लैकनिंग अगर 85 केवीपी के आसपास में अगर इस रूल को लेके जाते हो तो डेंसिटी को डबल करने के लिए आपको केवीपी में कितना ऐड करना पड़ेगा, 15 केवीपी ऐड करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 15। यहाँ पे 10 को डबल 10 केवीपी ऐड करते हैं आपकी डेंसिटी डबल होगी। तो यहाँ पर आपको 85 केवीपी के आसपास अगर आप फिल्म डेंसिटी को डबल करना चाहते हो तो इसमें केवीपी कितना ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर 15 केवीपी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपके रेडिएशन क्वालिटी के बारे में भी कंप्लीट हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी चीज इसको प्रभावित करती है, और ये फॉर्मूला भी इंपोर्टेंट है कि केवीपी में 10 की वृद्धि करते हैं एक्सपोजर को आधा करते हैं, लेकिन ये 50 से 60 के पास ही सकते हैं। 85 केवीपी के आसपास अगर आपको डेंसिटी डबल करनी है तो आप केवीपी में 15 को ऐड करना पड़ेगा, प्लस 15 केवीपी करना पड़ेगा। तो हम पढ़ रहे थे कि जो कॉन्ट्रास्ट है उस कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। तो उस कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करने वाले कारक में हमने सबसे पहले पढ़ लिया था सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। सबसे पहले कौन सा पढ़ लिया था, कॉन्ट्रास्ट। इसको प्रभावित करने वाले 3 थे, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट जिसके चारों फैक्टर हमने पढ़ लिए। दूसरा है इसके अंदर फिल्म कॉन्ट्रास्ट, दूसरा इसके अंदर क्या है, फिल्म कॉन्ट्रास्ट। और फिल्म कॉन्ट्रास्ट को हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें डिटेल से सारा सब कुछ हमने इसके अंदर पढ़ लिया। फिल्म कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ये किस पे कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तीसरा है फॉग एंड स्केटर। तीसरा क्या है, फॉग एंड स्केटर। तो इसके बारे में देखिए फॉग एंड स्केटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। फॉग के बारे में जो होती है वो क्या होती है, 2 रेडियोग्राफ होती है, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही फिल्म कॉन्ट्रास्ट को, हम बात कर रहे हैं फॉग एंड स्केटर की, हम बात करें फॉग एंड स्केटर की, ये दोनों ही क्या करते हैं, फिल्म कॉन्ट्रास्ट को कम करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट को, हम बात करें रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट, ये दोनों ही क्या करते हैं, रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट को कम करते हैं। कैसे करते हैं, स्केटर रेडिएशन। देखो स्केटर रेडिएशन के बारे में आपको आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे जब हम रेडियोलॉजिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तब डिटेल्स पढ़ाएंगे। स्केटर रेडिएशन कब बढ़ता है, स्केटर रेडिएशन बढ़ता है अगर आप पार्ट थिकनेस बढ़ाते हो। पार्ट थिकनेस को अगर आप बढ़ाओगे, जैसे मान लो आप एक रिस्ट का एक्सरे कर रहे हो और एक आप एब्डोमेन का एक्सरे कर रहे हो, तो ज्यादा स्केटर रेडिएशन कौन से प्रोड्यूस होगा, एब्डोमेन के एक्सरे में ज्यादा स्केटर रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। पार्ट थिकनेस बढ़ाओगे तो आपकी स्केटर रेडिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। फील्ड साइज बढ़ाते हो, मान लो आपको रिस्ट का एक्सरे करने के लिए इतना सा फील्ड ओपन करना है, लेकिन आपने पूरा फील्ड ओपन कर रखा है, तो फील्ड साइज जैसे बढ़ेगा आपका स्केटर रेडिएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा हम आगे डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा केवीपी बढ़ने से भी क्या होता है, स्केटर रेडिएशन बढ़ता है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर स्केटर रेडिएशन कम भी होता है। कुछ कंडीशन में क्या होता है, स्केटर रेडिएशन कम होता है। कैसे होता है, आप पार्ट थिकनेस कम कर दोगे, कम होगा। इस फील्ड साइज कम करोगे, स्मॉल फील्ड साइज, यानी आप कोलिमेशन काम में ले रहे हो, स्मॉल फील्ड साइज काम में ले रहे हो, तो उससे आपका स्केटर रेडिएशन क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा आप अगर ग्रिड का उपयोग ले रहे हो, यूज ऑफ ग्रिड यूज कर रहे हो आप, यूज ऑफ ग्रिड, आपको पता है ग्रिड को हम एंटी स्केटर ग्रिड भी बोलते हैं, यानी स्केटर रेडिएशन को रिमूव करने वाली चीज। तो अगर आप ग्रिड का उपयोग आप कर रहे हो तो आपका ग्रिड का उपयोग आप कर रहे हो तो आपको स्केटर रेडिएशन क्या होगा, कम मिलेगा। और इसके अलावा एक एयर गैप टेक्निक काम में लेते हो आप, हम ये ग्रिड में देखेंगे एयर गैप
टेक्निक, जैसे हम सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे लेते हैं, लेटरल एक्सरे लेते हैं, तो वो ज्यादा क्लियर होता है एपी एक्सरे से। क्यों? उसमें एयर गैप आ जाता है, एयर गैप से क्या होता है, स्कैटर रेडिएशन रिमूव हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करती है। और स्कैटर रेडिएशन क्या करता है, रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट को कम करता है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, फोग। फोग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर हम कोई फिल्म प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेसिंग के दौरान जो अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, वो सिल्वर हैलाइड ग्रेन जो लाइट से एक्सपोज ही नहीं हुए, और अगर वो डेवलप हो जाए तो वो इमेज पर क्या प्रोड्यूस करेंगे, फोग फॉर्मेशन करेंगे। वो इमेज पर क्या करेंगे, फोग फॉर्मेशन करेंगे। आप इमेज पर कितना फोग है आप पता भी लगा सकते हो। कैसे? आप एक फिल्म लो, एक ब्लैंक फिल्म लो, उसको आप दो पार्ट में कट करो, उसमें कोई एक्सपोजर नहीं लेना, कुछ नहीं करना, आप उसको डार्क रूम के उसके दो पार्ट में कट करो। इसको तो आप प्रॉपर प्रोसेस कर लो। मतलब आप सबसे पहले इसको डेवलपर में डुबो, फिर फिक्सर में डुबो, उसके बाद में आप ड्रायर फिक्सर से एकदम से प्रॉपर जो मेथड होता है उससे आप प्रोसेस करो। और इसको क्या करो, इसको आपको डेवलपर में नहीं डूबना है, इसको आप डायरेक्ट क्या करो, इसको फिक्स कर दो। डायरेक्ट फिक्सर में फिक्स कर लिया, और उसके बाद इसको जो वॉश करके इसको अपने सुखा लिया। अब इन दोनों इमेज में जो डेंसिटी का डिफरेंस होगा वही क्या है, वो क्या है, फोग। मैंने आपको बताया फोग क्या होता है, फोग होता है अनडेवलप्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन, अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन। वो सिल्वर हैलाइड ग्रेन जो एक्सपोज नहीं हुए, वो अगर क्या हो उनका, अगर वो डेवलप हो जाए, तो अगर आप डेवलप ही नहीं करो, फिल्म को डायरेक्ट फिक्स में डुबो दिया, तो जो अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन है उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी इस समय एक्चुअली फिल्म पर कोई भी सिल्वर हैलाइड ग्रेन नहीं है। और इस इमेज में क्या है, इस इमेज के अंदर क्या है, इस इमेज में वो सिल्वर हैलाइड ग्रेन है जो एक्सपोज नहीं हुई है लेकिन डेवलप हो गई। तो उसके कारण से ये इमेज थोड़ी सी क्या होगी, हल्की सी ब्लरी होगी, हल्की सी इसके अंदर आपको डेंसिटी दिखाई देगा। तो उसमें कम डेंसिटी होगी, इसमें ज्यादा होगी। तो वो जो डेंसिटी का डिफरेंस है वही क्या है, फोग है। वही क्या होता है, फोग होता है। तो ये डेंसिटी डिफरेंस क्या कहलाता है, फोग कहलाता है।